हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी और गेट अकेडमी। सो मैंने आपके सामने बोला यदि हम इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में आपके सामने बात करते हैं इन प्लस क्लासेस और लाइव क्लासेस, मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक छोटा सा क्लिप बनाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में कितने टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं और इन इलास्टिक कांस्टेंट में अगर मैं आपके सामने बात करता हूं तो इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में देखते हैं बिल्कुल छोटे से क्लिप के फॉर्म में। तो हम सभी लोग जानते हैं अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें केवल और केवल 4 ही तरीके के इलास्टिक कांस्टेंट को पढ़ना पड़ता है। एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है E, एक होता है G, एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है K और एक और इलास्टिक कांस्टेंट जो मुझे देखने को मिलेगा इट इज म्यू। हमें इस तरीके से 4 इलास्टिक कांस्टेंट को पढ़ना पड़ता है, E, G, K एंड म्यू। इस तरीके से 4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोलूं, अगर मैं होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, तो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल के केस में हमें कितने इलास्टिक कांस्टेंट यूज करने पड़ते हैं? हमारे लिए 2 इलास्टिक कांस्टेंट को यूज करना पड़ता है और वो इलास्टिक कांस्टेंट होता है E एंड म्यू। हमें 2 इलास्टिक कांस्टेंट को यूज करना पड़ेगा। एक इलास्टिक कांस्टेंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला रहूंगा उसको मैं बोलता हूं E और इसको मैं बोलता हूं म्यू। क्लियर? अगर मैं आपके सामने ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के बारे में बात करूं, इफ आई विल टॉक अबाउट ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल, तो यदि मैं आपके सामने कभी भी ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के बारे में बात करता हूं तो ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल के केस में हमें टोटल 9 इलास्टिक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है। और इसी तरीके से अगर मैं एनिसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में आपके सामने बात करता हूं, इफ आई विल टॉक अबाउट एनिसोट्रोपिक मटेरियल, तो एनिसोट्रोपिक मटेरियल में हमें टोटल 21 नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखें। जैसे कि अगर मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं तो पहला इलास्टिक कांस्टेंट हमने आपके सामने E बोला, तो जो पहला इलास्टिक कांस्टेंट होता है E, उस E का नाम होता है, जो पहला इलास्टिक कांस्टेंट है E, उस E का नाम होता है इट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे? तो पहला इलास्टिक कांस्टेंट जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है इट इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं उसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं उसको यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी नाम दूं तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी की जब भी आपके सामने बात की जाती है सो इट इज द रेशो ऑफ, ये हमारे पास रेशो होता है काय का, सो दिस इज अ रेशो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। ये नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन का रेशो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मैंने आपसे बोला ये नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन का रेशो होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखें। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला नॉर्मल स्ट्रेस हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और नॉर्मल स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन। हम इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं इस स्ट्रेस का यूनिट जो होता है इट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये जो स्ट्रेन होता है दिस स्ट्रेन इज अ कौन सा क्वांटिटी? तो इस स्ट्रेन को मैं आपके सामने यूनिटलेस क्वांटिटी का नाम देता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको मैं यूनिटलेस क्वांटिटी का नाम देता हूं। इस बात को याद रखिए। तो अगर मैं आपके सामने कभी भी आप यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी के बारे में बात करूंगा, सो इफ आई विल टॉक अबाउट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है और उसका वही यूनिट होगा जो यूनिट स्ट्रेस का रहेगा। दैट मींस इसका यूनिट इज इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसका यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करेंगे सेकंड के बारे में। अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे चलता हूं, सेकंड टाइप के अगर मैं इलास्टिक कांस्टेंट की बात करूं तो सेकंड टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है इट इज कॉल्ड एज G। इसको मैंने आपके सामने G बोला। अगर मैं आपके सामने G की बात करता हूं तो G का जो नाम होता है उसका नाम बोला जाता है, इफ आई विल टॉक अबाउट G, तो G को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम आपके सामने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको मैंने आपके सामने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोला। और अगर मैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको बोलता हूं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर मॉडुलस। इसको मैं आपके सामने शेयर मॉडुलस के नाम से भी जानता हूं। समझ में आ रहा है? तो इट इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या तो मैं इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलूंगा और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर मॉडुलस, और इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं आपके सामने शेयर मॉडुलस भी बोलता हूं। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर मैं आपके सामने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस की बात करता हूं तो ऐसा बोला जाता है कि अगर मुझे कभी भी रेशो निकालना है काय का, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द रेशो ऑफ if I am interested to calculate modulus of rigidity, then modulus of rigidity is the ratio of, ये ratio होता है it is the ratio of shear stress to shear strain। ये shear stress to shear strain का ratio होगा। it is the ratio of shear stress to shear strain। ये shear stress to shear strain का ratio होगा। shear stress is represented by tau, मैं इसको tau से represent करूंगा, and shear strain is represented by
फाई, मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट करता हूं। तो याद रखिएगा कि कभी भी हमें आपके सामने यदि रेशो लेने की जरूरत पड़ी काहे की शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है या फिर शेयर मॉडुलस जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। ये शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन का रेशियो होगा। इसी तरीके से यदि मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे आता हूं और अगर मैं आपके सामने बात करूंगा नेक्स्ट, दैट मीन्स के के बारे में, तो अगर मैं आपके सामने के बारे में बात करता हूं तो के हमारे पास जो होता है इट इज कॉल्ड एज, उसको मैं आपके सामने बोलता हूं इट इज कॉल्ड एज, इसको मैं आपके सामने बोलूंगा बल्क मॉडुलस। इसको मैं आपके सामने बल्क मॉडुलस नाम देता हूं। इफ आई विल टॉक अबाउट के, तो के को मैंने आपके सामने नाम दिया है इट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, मैं इसको बल्क मॉडुलस बोलूंगा। और अगर कभी भी बल्क मॉडुलस का वैल्यू हमें निकालना है तो ऐसा बोला जाता है इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस टू, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस टू काय का रेशियो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस टू शेयर नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखें। यदि मान लीजिए सपोज दैट हम आपके सामने बोलें कि भैया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस तो हमें ऑलरेडी पता है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन वी, मैं इसको एप्सिलॉन वी के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर कभी भी अपन बल्क मॉडुलस के बारे में बात करते हैं तो बल्क मॉडुलस जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी। आर यू गेटिंग? इसी तरीके से अगर अपन बात करें फोर्थ कांस्टेंट के बारे में, तो चौथा कांस्टेंट जो हमें देखने को मिलेगा उसको मैंने आपके सामने नाम दिया है म्यू। चौथा कांस्टेंट जो हमें देखने को मिलेगा उस चौथा कांस्टेंट का नाम मैंने आपके सामने दिया है म्यू। और जो म्यू होता है उस म्यू को मैं आपके सामने नाम देता हूं इट इज कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो। मैं आपके सामने पॉइजन्स रेशियो के बारे में बात करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, इफ आई विल टॉक अबाउट इन फ्रंट ऑफ यू पॉइजन्स रेशियो, अगर हम पॉइजन्स रेशियो के बारे में बात करते हैं, सो पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होगा काय का, इट इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपके सामने बोलता हूं, यदि मैं आपके सामने बात करूंगा, सो इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। तो लेटरल स्ट्रेन का मतलब है एप्सिलॉन लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं आपके सामने कभी भी म्यू की बात करता हूं, पॉइजन्स रेशियो की बात करूंगा, तो पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन लेटरल अपॉन एप्सिलॉन लॉन्गिट्यूडनल। ये बात आपको याद रखना है। हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर म्यू की बात करते हैं, पॉइजन्स रेशियो की बात करेंगे, तो इसका वैल्यू इज वेरी फ्रॉम -1.5 से लेकर 0.5 तक इसका वैल्यू वेरी करता हुआ नजर आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो -1.5 की जगह -1 लिखती हैं, दोनों ही वैल्यू सही हैं, जो आंसर में है उसमें आप तुक्का मार सकते हो। मैंने जो बुक पढ़ा है उसमें वैल्यू इज -1.5 उसमें लिखी हुई थी, तो मैंने -1.5 लिखवाया। बहुत सारी बुक्स में आपको -1 से 0.5 तक लिखा हुआ मिलेगा। 0.5 जो पॉइजन्स रेशियो होता है, ये 0.5 पॉइजन्स रेशियो आपको जनरली रबर के केस में देखने को मिलता है। अब देखिए अपन बात करते हैं कि इतने तरीके के पॉइजन्स, इतने तरीके के इलास्टिक कांस्टेंट आपने मुझे पढ़ा है, हमें इन इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन की और बात कर लेते हैं। सो इफ आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, हम आपके सामने बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, राइट डाउन दी हेडिंग, हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा कंसेप्ट बता रहा हूं। रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप होता है रिलेशनशिप बिटवीन ई जी के म्यू, ई जी के म्यू, इन सब में क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जनरली 3 बेसिक रिलेशन होते हैं, एक चौथा रिलेशन भी है लेकिन उसको मैं ड्राइव कर लूंगा, ठीक है ना। पहला रिलेशन जो हमारे पास होता है, उस पहले रिलेशन को हमारे सामने बोला जाता है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, इसको E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू बोला जाएगा। सेकेंड रिलेशन जो होता है उसको बोला जाता है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, इसको 3K 1 माइनस 2 म्यू बोला जाता है। और एक और रिलेशन जो हमारे पास होता है उसको बोला जाता है E इज इक्वल टू 9kg डिवाइडिंग बाय 3K प्लस जी, ठीक है ना, 9kg डिवाइडिंग बाय 3K प्लस जी उसको बोला जाएगा। और हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारे पास जो हो गया इट इज अवर थर्ड रिलेशनशिप, ये हमारे पास थर्ड रिलेशन हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूं और मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं इक्वेट करने की कोशिश करूंगा। इफ आई विल इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करता हूं, इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट किया,
इक्वेट करने पर क्या आ रहा है, इट इज 2g1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू, ये हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2g, ये आ जाएगा प्लस 2g म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3k माइनस 6k म्यू। तो अगर मैं आपके सामने म्यू को एक तरफ ले जाऊं, बिना म्यू वाले को एक तरफ ले जाऊं, तो यहां पर आ जाएगा 6k म्यू। देखो 2g म्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, 2g म्यू, 6k म्यू इस तरफ आ जाने दीजिएगा, तो प्लस 6k म्यू हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3k माइनस 2g। हम यहाँ से म्यू को कॉमन लेंगे और म्यू कॉमन लेने के बाद एक रिलेशन आएगा 3k माइनस 2g, और कॉमन लेने के बाद जो भी बचेगा उसको अपॉन में पहुंचा देंगे, सो द वैल्यू इज 2g प्लस 6k, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, इट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। तो ये हमारे पास चौथा रिलेशन है। तो ये इन 4 रिलेशन की हेल्प से आपको एग्जाम में ना जाने कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।